बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिल ऑन द फ्लॉस। ये एक नॉवल है जो जॉर्ज इलियट ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने इस सवाल को कम्प्लीटली सॉल्व करना है कि अगर एग्ज़ाम में प्लॉट स्ट्रक्चर, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, प्लॉट ब्रीफ, किसी भी तरह से प्लॉट का जिक्र आ जाता है तो आप इस सेम आंसर को एज इट इज़ लिख सकते हैं या इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होता है नोट्स PDF का, जो आपको मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप मेरे चैनल पे आते हैं आप यहाँ पे सर्च बार में अपना टॉपिक लिख सकते हैं और आप अपना टॉपिक खुद फाइंड कर सकते हैं और उसको ईजिली आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हर सवाल के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉवल, ड्रामा या जो भी चीज़ होती है उसका इंट्रोडक्शन पहले दिया जाता है और फिर राइटर का इंट्रोडक्शन देते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सवाल के अंदर क्या लिखा गया है उस बारे में इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। लेकिन जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन के सवाल होते हैं यूजुअली उनके अंदर आप नॉवल के बारे में या ड्रामा के बारे में बताते हैं, जिस बारे में आप स्टोरी है जो, और राइटर के बारे में बताते हैं। तो ये सवाल भी हम मिल ऑन द फ्लॉस से स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1860 के। इसको लिखा था जॉर्ज इलियट ने और इसको उन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर लिखा था, यानी कि 3 मुख्तलिफ किताबों को पब्लिश कराया था 1 by 1 और ये स्टोरी कंप्लीट की थी। ये स्टोरी जो है, हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट एक फ़ीमेल है जिसका नाम है मैगी और उसका पूरा नाम है मैगी डिलीवर। वो एक छोटे से गाँव में एक छोटे से माइंडसेट के साथ पैदा होने वाली लड़की होती है। लेकिन जैसे जैसे नॉवल ग्रो करता है, नॉवल आगे बढ़ता है, हमें पता लगता है कि इसके कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और इसको जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो इसका भाई है, इसका सिबलिंग है जिसका नाम है टॉम टिलेवर। और किस तरीके से मैगी की लाइफ के अंदर टॉम का इन्फ्लुएंस होता है और टॉम किस तरह का पर्सन नॉवल के स्टार्ट में होता है और फिर वो थॉरली जैसे नॉवल डेवलप होता है तो उसका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है। इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर आपको ऑनर के बारे में चीज़ें नज़र आएंगी। ऑनर से मुराद की इज़्ज़त, वक़ार के बारे में जो कि टॉम महसूस करता है अपनी इज़्ज़त अपनी बहन की लाइफ के अंदर। दिखाया जाता है कि मैगी स्टार्ट से ही एक छोटे से माइंड की लड़की होती है, लेकिन वो स्मार्ट है और क्रिएटिव है। छोटे माइंड से मुराद ये है कि उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम नहीं होते, उसका ड्रीम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने भाई जैसी बन सके या अपने बाप का एक बेटा बन सके। उसका ड्रीम इतना होता है जिसके लिए वो स्मार्ट और क्रिएटिव टॉम से ज़्यादा होती है। प्लस वो टॉम के साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, गुजारना चाहती होती है, अपने भाई को आइडियलाइज़ भी करती है मोहब्बत के साथ साथ। तो वो टॉम जैसा भी अपने आप को डेवलप करना चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन टॉम क्योंकि एक टिपिकल माइंडसेट का होता है जिसके अंदर आपको पेट्रियार्की नज़र आ सकती है या आपको मेल डोमिनेंस नज़र आ सकती है, तो सेम वो अपने सिबलिंग के ऊपर ही अप्लाई करता है। इस बुक के अंदर आपको जेंडर रोल्स नज़र आएंगे, मैगी के भी और टॉम के भी। क्लास डिफरेंस नज़र आएगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट फैमिलीज़ भी नज़र आएंगी। सोसाइटी के बारे में बताया जाएगा और डिफरेंट चीज़ों को हमने डील करना है। स्टोरी आपको ऑलरेडी पता होगी इसकी, क्योंकि आप इसका क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ये पैराग्राफ लिखने के बाद आप जॉर्ज इलियट के बारे में बता सकते हैं कि जॉर्ज इलियट का जो नाम था वो मैरी एन था। ये पैदा हुई थी 1819 को और इंग्लैंड के अंदर ये पैदा हुई थी। विक्टोरियन एरा से इनका ताल्लुक है क्योंकि डेट 1819 है, तो 19th सेंचुरी को इन्होंने डील किया हुआ है और विक्टोरियन एरा उस टाइम के अंदर था। इनके जो बहुत ज़्यादा मशहूर वर्क हो सकते हैं जो आपने पढ़े हों, एडम बीड, मिडल मार्च जैसे वर्क हैं, एंड सेम ये मिल ऑन द फ्लॉस है। इसके अलावा आप इनके बारे में अगर लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब चलते हैं हमारे सवाल की तरफ जिसके अंदर आपने प्लॉट के बारे में बताना है। आप सबसे पहले तो डिफाइन कर सकते हैं कि प्लॉट होता क्या है। प्लॉट को अगर हम डिफाइन करें तो प्लॉट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इवेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस एज द स्टोरी अनफोल्ड। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है इसके अंदर जो इवेंट्स का सीक्वेंस होता है अनफोल्ड होने का, जिसमें स्टार्ट में इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन आता है, फिर एक्शन आगे बढ़ता है यानी कि एक्शन राइज होता है, एक्शन राइज होने के बाद क्लाइमैक्स आता है यानी कि उसका पीक पॉइंट आता है। फिर जब पीक पॉइंट के बाद जाहिर बात है ड्रामा मुसलसल पीक पे नहीं रह सकता, वो फॉलिंग एक्शन में आ जाता है और आखिर के अंदर, एंड के अंदर उससे पहले रेजोल्यूशन भी दिखाई जाती है।
तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर ऑडियंस उससे कनेक्ट हो जाती है, फिर क्लाइमेक्स वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, फिर एंड में कंक्लूजन जो होता है, ये जो रोलर कोस्टर ऑफ इवेंट है, इसको हम प्लॉट कह सकते हैं। अब मिल ऑन द फ्लॉस जो हमारे पास नॉवल मौजूद है, इसका हम थोड़ा सा प्लॉट देखते हैं। जैसे ही बुक स्टार्ट होती है, हमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, टॉम और मैगी। उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट हो जाती हैं कि मैगी कैसी है, सेटिंग कैसी है, कौन से गांव में रहते हैं, बाप क्या करता है, माँ क्या करती है, माइनर कैरेक्टर उनकी लाइफ के अंदर कैसे जोड़ रहे हैं, फॉयल कैरेक्टर कैसे उनकी लाइफ के अंदर जोड़ रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में राइटर बताने लग जाती हैं, किस तरह वो फैमिली में रहते हैं, उस फैमिली की स्ट्रगल क्या है। और फिर ये बताती है राइटर कि वहाँ पे एक लॉ सूट चल रहा है, यानी कि केस चल रहा है मैगी के फादर के ऊपर, मिस्टर टिलीवर के ऊपर, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको हम इनिशियल सिचुएशन भी कह सकते हैं, हम इसको एक्सपोजिशन भी कह सकते हैं। इनिशियल सिचुएशन की अगर डेफिनेशन देखें तो बिगनिंग सेटअप को इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी कैरेक्टर्स को कहा जाता है, या सेटिंग को कहा जाता है, और इसमें बताया जाता है कि स्टोरी में आगे होने क्या वाला है। जैसे कि लॉ सूट के बारे में बता दिया गया है, यानी कि लॉ सूट से मुराद ये है कि केस जो कि मिस्टर टिलीवर पे मिल की वजह से हुआ है, उसके बारे में बता दिया गया है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी जैसे जैसे चैप्टर को फोल्ड करती है, कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट डालना ज़रूरी होता है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम या मेन ऑब्स्टेकल जो कि पूरी स्टोरी का माखज़ बनती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई हो या जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती हो। छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट वो मेजर प्रॉब्लम होती है जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही होती है। जैसे कि इस स्टोरी के अंदर जो लॉ सूट था मिस्टर टिलीवर के ऊपर, वो डाउनफॉल बना। अगर लॉ सूट ना होता, मिस्टर टिलीवर की डेथ ना होती, ना मिस्टर टिलीवर की डेथ होती, ना फैमिली पॉवर्टी की तरफ जाती, ना फैमिली पॉवर्टी की तरफ जाती, ना टॉम एंड मैगी मुश्किल हालात को देखते। तो ये एक जड़ थी। ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये बेसिकली लॉ सूट की प्रॉब्लम की वजह से हुआ। माइनर प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है। अगेन फिर ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये कैसे होता है कि फैमिली के ऊपर लॉ सूट होता है मिस्टर टिलीवर के ऊपर मिल की वजह से, और उसके बाद टॉम और मैगी जो हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके फादर जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, और वो जब बीमार होते हैं तो वो फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस करते हैं, ना स्कूल की फ़ी पे कर सकते हैं, ना घर चला सकते हैं, और इसके बाद उन्हें वर्क करना पड़ता है। तो ये इनिशियल कन्फ्लिक्ट या मेजर कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं स्टोरी के अंदर है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट के बाद इस प्लॉट के अंदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। कॉम्प्लिकेशन कैसे स्टार्ट होती है कि मैगी और टॉम अलहदा हो जाते हैं। अलहदा होने से मुराद ये है कि जाहिर की बात है टॉम ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, और मैगी एक औरत होने की वजह से हमेशा सोसाइटी उसको डिग्रेड करेगी, उसको वो काम नहीं करने देगी, उसको वो हाथ नहीं बटाने देगी जो वो बटाना चाहती है, क्योंकि वो स्मार्ट है। तो मैगी क्या करती है, मैगी रिलीजियसली अपने आप को बाउंड करती है बुक्स के अंदर, और इसके अलावा जब वो बुक्स के अंदर अपने आप को बाउंड करती है तो वो एक पार्टनर भी ढूंढती है, क्योंकि उसी को अट्रैक्ट करने वाला या उसके माइंड को समझने वाला, उसे बातें करने के लिए कोई चाहिए, तो फिलिप आता है उसकी लाइफ के अंदर। ऑल्दो फिलिप स्टोरी के अंदर पहले से मौजूद होता है, लेकिन वो इस पॉइंट पे मैगी से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि मैगी अकेली भी है और उनका एक कॉमन पॉइंट है जो कि बुक्स हैं। अगेन उसकी मैगी की स्ट्रगल दिखाई जाती है, मैगी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो किस तरीके से फिलिप से मिल रही होती है, जो कि उनके दुश्मन का बेटा होता है, जिसने उनके फादर के ऊपर लॉ सूट किया होता है, और किस तरह वो अपनी फैमिली से भी सेम उस टाइम पीरियड में छुप रही है, बचना चाह रही है टॉम से कि उसे अगर पता लग गया तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एंड कॉम्प्लिकेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डेवलपमेंट दैट फर्दर इंटेंगल द कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और छोटी छोटी हेल्प्स होती हैं उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर मैगी का दुश्मन के बेटे फिलिप से मिलना हो गया। इसके बाद स्टोरी जब अपने पीक पे पहुंचती है, और जो टेंशन होती है स्टोरी की अपने पीक पे पहुंचती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार धाड़, लड़ाई या सच का सामना होना, या फिर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को चीज़ों के बारे में पता लग गया ना, उसको क्लाइमेक्स कहते हैं। जब टॉम को मैगी के सीक्रेट मीटिंग्स जो कि फिलिप के साथ होती हैं उसके बारे में पता लगता है, तो वो फ़ौरन मैगी को कहता है कि रुक जाओ, ये हमारे बाप का दुश्मन है, हमारा बाप इसकी वजह से मरा है, तुम मिस्टर बेकम के बेटे से नहीं मिल सकती। और ये वो चीज़ होती है, ये वो टाइम पीरियड होता है जब स्टोरी के अंदर टॉम बेहद मैगी से नाराज़ होता है, और मैगी की सारी जो अटेंशन होती है वो फिलिप से हट के ओरिजिनल सोर्स जो कि जिसको एडमायर करती है टॉम, उस पर वापस चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी के अंदर जो क्लाइमेक्स होता है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है। यहाँ पे सारे कैरेक्टर टेंशन में मौजूद होंगे और मुसलसल मूवमेंट में मौजूद होंगे।
इसके बाद स्टोरी एंड नहीं होती या फॉलिंग एक्शन के अंदर सस्पेंस दिखाया जाता है, क्योंकि मिस्टर टिलीवर की डेथ हो गई होती है। मैगी का जो रिलेशनशिप है वो टॉम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा होता है, और इसी दौरान मैगी जो है वो डिफरेंट लोगों से सिंपथीज़ कनेक्शंस बना रही होती है, जैसे कि फिलिप को छोड़ने के बाद वो स्टीफन और लूसी के रिलेशनशिप के बीच में आ रही होती है। एंड अगेन फिर आगे ये होता है कि मैगी स्टीफन के साथ भाग जाती है, और मैगी इस चीज़ को रिग्रेट करती है कि टॉम मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। सोसाइटी की परवाह किए बगैर वो अपने भाई की बात इवन के एंड पॉइंट पे मान लेती है और वापस आ जाती है। सस्पेंस को आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ ड्रामे और नॉवल में सस्पेंस इस्तेमाल होता है, कुछ में एक्सपोजिशन यानी कि सलूशन इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जो हमारी ऑथर है उन्होंने सस्पेंस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद डिनॉनमेंट का पोर्शन आता है। डिनॉनमेंट क्या है? बेसिकली द रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट एंड टायरिंग अप द लूज एंड्स, यानी कि स्टोरी को जब कंक्लूजन पे लेके आया जा रहा होता है, चैप्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक कैरेक्टर को आहिस्ता आहिस्ता करके वापस फोल्ड किया जा रहा होता है, उसको डिनॉनमेंट कहते हैं। और मैगी जब घर वापस आती है, अमेंड्स करना चाहती है, अपनी कम्युनिटी में वापस आती है, लोगों को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर उसे शर्मिंदा होना चाहिए, और लोगों से अमेंड्स करने लगती है, अपनी सिचुएशन वापस हासिल करने लगती है, तो वो डिनॉनमेंट है। और इसके बाद एंड में कंक्लूजन दिखाती हैं ऑथर हमें। वो कंक्लूजन क्या है? बेसिकली कंक्लूजन फाइनल पार्ट ऑफ स्टोरी है जो कि ख़त्म करता है स्टोरी को, एंड करता है। और वो है इस टाउन के अंदर जब फ्लड आता है, जब केओस होता है, जब फ्लड आता है, टॉम मिल के अंदर फंसा हुआ होता है, और टॉम को पूरी दुनिया में कोई नहीं बल्कि मैगी बचाने के लिए पहुंचती है, और ट्रेजेडी के लिए वो दोनों सुलह भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाते और डूब के मर जाते हैं। तो स्टोरी आखिर में एंड की जाती है, हमारे राइटर ने एंड की है एपिलॉग के साथ। एपिलॉग बेसिकली एंड के फॉरवर्ड को भी कह सकते हैं, एंड पैराग्राफ्स को भी कह सकते हैं, एंड में एक दो पेजेस लिखे हुए को भी कह सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वो तो मर गए डूब के, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, या स्टोरी आगे फर्दर कैसे चलती रही। उम्मीद है कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन का ये सवाल आपको समझ आ जाएगा। मेरी वेबसाइट पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।